हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको जो है इसके अगले वाले चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, उसमें भी काम आएगा और आने वाले चैप्टर्स जितने भी आएंगे हम सब जगह इसका यूज करेंगे। तो इसका जो फंडामेंटल है आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली जैसे हम क्लास 8 में पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने कि किसी भी चीज को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूँ, इस तरह दबा रहा हूँ, तो क्या होगा, वो भी एक फोर्स होगा। ठीक है ना, किसी चीज को खींच रहा हूँ इस तरह से, वो भी एक तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, बेसिकली फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी दरवाजे को हम लोग खोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से फोर्स ही लगा रहे हैं, या उसे पुश कर रहे हैं तब भी फोर्स लगा रहे हैं। या टेबल को हम खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, खींचने को क्या कहेंगे, पुल कर रहे हैं, और उसको इस तरह से धकेल रहे हैं। ठीक है ना, धक्का लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर इसको हम कहेंगे पुश। ठीक है, तो ये एक बेसिक नेचर है फोर्स का कि हम लोग किसी बॉडी को फोर्स के जरिए मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी जो होती है विदाउट फोर्स जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती विदाउट फोर्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं फोर्स का एक फंडामेंटल है बेसिक कि अगर ये यहाँ पर पोडियम यहाँ रखा हुआ है, या फिर कोई भी टेबल रखी हुई है, या ये बोर्ड यहाँ पर है, तो ये तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक कि इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं किया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूं और इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं, मान लो मैंने इस पर 10 साल तक कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ये यहीं पर टिका रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब होता क्या है कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है या कहीं भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है। किस तरह से वर्क कर रहा है, जैसे मान लो कि एक गाड़ी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर इंजन है, तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अगर उसको हम रोक रहे हैं तो हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहा है टायर और उसके बीच में। ठीक है ना, एक ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू और टायर के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हर जगह पर, हर बॉडी पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है, स्टॉप होती है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे मान लो, जैसे अगर कोई बॉडी एक जगह रखी हुई थी, हम कहते हैं हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हट गई, तो बेटा वहां पर जो है किसी न किसी तरीके का फोर्स काम किया हुआ है। जैसे मान लो कि एयर ने काम किया हो, हवा की वजह से वो दूसरी जगह चली गई, कोई हल्की बॉडी है तो हवा की वजह से मूव कर गई, लेकिन वहां पर फोर्स तो लगा ना, हवा की वजह से ही लगा, लेकिन फोर्स वहां पर अप्लाई हुआ। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है किसी बॉडी को मूव कर सकता है और स्टॉप कर सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहां पर फोर्स लग रहा होता है लेकिन बॉडी फिर भी मूव नहीं करती है। ठीक है, तो उस तरह से देखें तो फोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर हम देखें तो फोर्स जो है, फोर्स की एसआई यूनिट जो होगी बेटा वो होती है न्यूटन, याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यूटन क्यों कहा जाता है, इसकी न्यूटन यूनिट क्यों होती है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उनके ऑनर में इसकी जो यूनिट है हमने न्यूटन रख दी है। ठीक है, वो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एप्पल वाली, जो है एप्पल गिरा था उनके ऊपर, इस तरह ग्रेविटेशन की खोज की। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो न्यूटन है, ठीक है, क्यों फोर्स की यूनिट क्यों होती है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में हमने इस यूनिट का नाम न्यूटन रखा। ठीक, देखिए अब हम आगे बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट की। फोर्स के इफेक्ट किस तरह से, फोर्स जो है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकती है। जैसे कोई भी कुछ रखा हुआ है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अपनी एनर्जी खर्च करता हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी भी चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। जैसे मान लो कि अगर हम कहें कुछ भी बॉडी है, अगर वो चलती हुई आ रही है, मतलब एक मान लो कुछ भी एक मूव करता हुआ आ रहा है, ऊपर से एक पत्थर गिरता हुआ आ रहा है, या फिर मान लो एक बॉल आ रही है, बॉल को हमें रोकना है। ठीक है, तो बॉल को हम फोर्स से रोक सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगा करके रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक किसी बॉडी को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स जो है किसी बॉडी के मूवमेंट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। मान लो एक बच्चा साइकिल चलाता है, एक बच्चा साइकिल चला रहा है और उसके पीछे एक बच्चा है जो उसकी उस साइकिल को धक्का दे रहा है, ठीक है ना, पुश कर रहा है, तो क्या होगा, उस
उस साइकिल की जो है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से कहते हैं स्पीड इंक्रीज करा सकते हैं। और मान लो वही बच्चा उस साइकिल को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है तो क्या होगा, स्पीड को वो कम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स की हेल्प से स्पीड को डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मान लो किसी भी बॉडी पर, जैसे मान लीजिए ये मेरा फोन है, ठीक है, अगर मैं इस पर लगातार इस तरह से फोर्स लगाता हूँ, इस तरह से दबाए जा रहा हूँ इस तरह से, तो एक टाइम पर आगे क्या होगा, ये बॉडी टूट सकती है या फिर इसकी शेप एंड साइज में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक कॉपी है, इस पर मैं लगातार इस तरह से फोर्स लगाता हूँ, क्या होगा, शेप एंड साइज चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से भी फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स की वजह से हम लोग शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स हमारे दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। देखिए दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर फोर्स लगातार काम कर रहा है, लगातार वर्क कर रहा है, लेकिन वो जो है बॉडी अपनी जगह से हिलती नहीं है, ठीक है, अपनी उसी पोजीशन में बनी रहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इस तरह के जो फोर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बॉडी पर फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, एक बॉक्स है, इस पर फोर्स लगाया, ये एक बॉक्स है मान लीजिए, और इस पर मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया, और तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से फोर्स लगा, जब किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो इजीली मूव नहीं कर जाती, जो उसके साथ सरफेस के साथ टच रहती है। जैसे मान लीजिए अगर ये बॉडी इस तरह से है और ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो एक सर्टेन फोर्स लगाऊंगा तभी ये मूव करेगी, अदरवाइज उससे पहले ये मूव नहीं करेगी। कितना ही फोर्स लगा लूं मैं, इस तरह से मूव नहीं करेगी, जब तक कि यहाँ पर ये जो इसके सरफेस में जो कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर एक सरफेस कांटेक्ट जो होगा, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क कर रहा है जो कि इसको रोक रहा है, ठीक है ना। सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पर रहने से ये सरफेस और इसके बीच में एक फोर्स क्रिएट हो चुका है जो कि इसको रोक रहा है आगे मूव करने से। तो यहाँ पर जब हमारा फोर्स इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तभी ये बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है, ये वाला, जैसे यहाँ पर, जैसे ये सरफेस और इसके बीच में यहाँ पर ये फोर्स जो होगा इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। इस तरह से सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो जो कि हमारे पुश के अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, ठीक है, जिस तरफ हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। तो जैसे हम लोग इस तरफ फोर्स कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, ये इसको इस तरफ पुश कर रहा होगा रुकने के लिए, ठीक है ना। और जब हम इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ इसको वर्क करेगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर लगता है सरफेस और किसी भी जो भी बॉक्स होगा, जो भी बॉडी होगी, उसके बीच में काम करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारा फोर्स लग रहा है, इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज होती है, देखिए इस पेन को मैं छोड़ दूंगा, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर वो नीचे नहीं जा रहा है तो मान लीजिए कि अगर मैं कहीं खड़ा हूं और बॉडी नीचे नहीं जा रही है, मतलब ये इस तरह से है, तो यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगा के रखा हुआ है जिसकी वजह से रुका हुआ है ये, अदरवाइज इस फोर्स को भी हटा दूं मैं तो नीचे चला जाएगा। तो ये फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, जो फोर्स इसको नीचे खींच रहा है उसके बराबर एक फोर्स ये हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक इस तरफ से फोर्स आया, इस फोर्स को न्यूट्रल कर दिया इस फोर्स ने, जो कि फ्रिक्शनल का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि नीचे ले जाना चाह रहा है, लेकिन वहां पर जो सरफेस है उसके कॉन्टेक्ट में सरफेस आ रहा है उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, जिस वजह से बॉडी क्या हुई, वो उसी पोजिशन में बनी रहेगी, ठीक है। तो इस वाले फोर्स की वजह से, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है, और नीचे लगने वाले फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स होता है, रिएक्शन फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, किसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर ये रिएक्शन फोर्स ना मिले तो हम लोग जो है मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें इसके, जैसे हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे, जैसे क्या होता है, जैसे हम चलते हैं तो क्या होता है, हम जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं अपने इस तरह से पैर को बढ़ा रहा हूँ तो क्या हुआ, पैर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने पैर को यहाँ पर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये फोर्स जो है, ये मेरा जो लेग है, ये मेरा लेग जो है उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, उसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स बना लेगा, है ना, और उसको नीचे से एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा जिस वजह से हमारी बॉडी आगे बढ़ पाती है, ठीक है। और डिटेल में आगे चलकर समझेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए कि यहाँ पर जितना फोर्स इस तरफ से लगा था उतना ही इस तरफ से लगा, और जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन लगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, इसमें 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 इस तरफ से लगा हो, इस तरफ 5 न्यूटन और इस तरफ भी 5 न्यूटन, दोनों मिलकर के क्या हो गए, 0, और यहां से नीचे की तरफ 10 लग रहा हो और ऊपर की तरफ भी 10 लग रहा हो तो ये भी 0 हो गया। तो देखिए यहां पर अगर हम कहें फोर्स प्रेजेंट थे तो फोर्स भी प्रेजेंट थे, फिर भी यहाँ पर बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है कि वो मूव ही कर रही होगी, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक देखिए इसके डेफिनेशन देख लें एक बार। यहाँ पे डेफिनेशन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे अप्लाइड फोर्स का जो सम है वो 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी भी कभी भी मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पर अगर 5 न्यूटन इस तरफ से लग रहा है तो इस तरफ से भी लग रहा है, बैलेंस कर रहा है। अगर मान लीजिए इधर से 4 लगता तो हो सकता है कि यहाँ पर 5 और ये 4, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो आता 1 न्यूटन का आ जाता, तो उस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव कर जाती। तो मतलब उस कंडीशन में उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स, जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो याद रखिएगा बैलेंस फोर्स में कभी बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, देयर आर फोर फोर्स एक्टिंग ऑन इट सिंस द बॉक्स डज नॉट मूव एंड वी कंक्लूड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो यहाँ पर एक बॉक्स पर 4 फोर्स काम कर रहे थे, ठीक है, फिर भी वो बॉडी जो है अपनी जगह से हिली नहीं, ठीक है ना, मूव नहीं की, तो हम कह सकते हैं उन सबका रिजल्टेंट क्या था? 0। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, यहाँ पर ये था, फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये मतलब है कि बैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी मूव नहीं करती है, चेंज इन स्टेट नहीं होता है। ठीक है ना, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बनी रहेगी, वो अपनी जगह से मूव करके कहीं भी नहीं जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बैलेंस फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस तरफ से मान लीजिए 10 न्यूटन लगा तो इस तरफ से 10 न्यूटन लगेगा, इस तरफ से 100 न्यूटन लगा तो इस तरफ से भी 100 न्यूटन लगेगा। तो मतलब ये क्या होता है कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और जब ये बैलेंस कर देंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है ना, अगर जैसे मान लीजिए किसी बॉक्स को एक इंसान एक इस तरफ से पुश कर रहा है, एक इंसान इस तरफ से पुश, लेकिन दोनों की ताकत बराबर है, तो क्या होगा? वो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि जैसे मान लीजिए इस बॉडी पर मैं इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ से फोर्स लगाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए इसका फोर्स ज्यादा है और इसका फोर्स कम है, तो हो सकता है बॉडी इस तरफ मूव करके चली जाए। ठीक है, और इसका फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स कम है, तो ये इस तरफ मूव करके चले, लेकिन दोनों का फोर्स इक्वल होगा। तो यहाँ पर इस बॉडी पर तो फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये बॉडी की शेप चेंज हो सकती है। ठीक है ना, इस तरह से मुड़ सकती है, दोनों ने फोर्स लगाया है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कुछ भी बिगड़ सकता है, मतलब एक तरीके से उसकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बैलेंस फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ खास बात थी बैलेंस फोर्स के बारे में। अब हम जानेंगे अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो बेटा जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी चले जाओ या पूरे अर्थ पर अगर हम जो भी देखें, जो भी मूवमेंट होता है वो हमेशा अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी मूवमेंट नहीं होता है। देखिए अगला पॉइंट है अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द बॉडी इज नॉट 0 देन इट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का सम 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि इस तरफ से कुछ फोर्स लगा 20 न्यूटन, इस तरफ से लगा 15 न्यूटन, तो नेट रिजल्टेंट कितना आया? 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन इस तरफ आया, क्योंकि 15 न्यूटन तो कैंसिल हो गया, बचा को 5 न्यूटन की वजह से भी ये बॉडी मूव करेगी। ठीक है ना, तो इस पर हम ये नहीं कहते 20 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि 15 न्यूटन से बैलेंस कर दिया, समझ में आई? तो यहाँ से 5 न्यूटन की वजह से ये मूव कर रहा है, तो हमेशा अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए तभी बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग बॉडी, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, जो कि हमारा बैलेंस फोर्स नहीं कर सकता, अनबैलेंस फोर्स कर सकता है। इसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और हम यहाँ पर किसी बॉडी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अनबैलेंस फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि फोर्स जो है क्या क्या काम कर सकता है, कौन सा फोर्स क्या काम करेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी बॉडी जिस पर फोर्स लग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो मूव करेगी। ठीक है,
क्योंकि हम जानते हैं फोर्स दो टाइप के होते हैं, अनबैलेंस और बैलेंस। ठीक है, तो किसी बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो बैलेंस हो, बैलेंस फोर्सेस हुए तो क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी, अनबैलेंस हुए तो मूव करेगी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेटा एक बॉडी पर इतने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं तो क्या वो मूव करेगी, तो आपका आंसर ये रहेगा कि ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरह का बन रहा है। ठीक है, सम कितना, अगर एयर टेंशन 0 आ रहा है, सभी कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन है तो वो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर अनबैलेंस कंडीशन बन रही है तो वहां पर बॉडी मूव कर जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये थे हमारे अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स की बात। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बैलेंस फोर्स की कैलकुलेशन की बात हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी आगे चल करके टॉपिक आएगा। ये हमारा फोर्स को समझना था, क्या क्या किस टाइप के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का क्या मतलब होता है बेटा? मोमेंटम में जैसे मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसका मास कितना है। ठीक है, मास कितना है और कितने वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, और वी कैन से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा उस क्वांटिटी को हम कहेंगे मोमेंटम। ठीक है, तो अब मोमेंटम बेसिकली जो है बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम मोमेंटम इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, देखिए क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी। देखिए मास तो कांस्टेंट रहता है, मास की अगर हम बात करते हैं, मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बात आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, मास तो हो गया कांस्टेंट, बचा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज होगी, स्पीड कम ज्यादा होगी तो यहाँ पर मोमेंटम भी कम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ मोशन किस तरह डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है और इसको मैं किसी को फेंक करके ऐसे मारता हूं। ठीक है, ऐसे फेंक करके मारा तो क्या होगा, इसको अगर मैंने धीरे से फेंका तो ये कम हर्ट करेगा किसी को। ठीक है, कम हर्ट करेगा, और लेकिन इसी को मैं जो है अगर तेजी से मारता हूं तो क्या होगा, तेजी से अगर मारूंगा तो ये उसको बहुत तेजी से आकर लगेगा। ठीक है ना, ऐसा मतलब ऐसे क्या हुआ, पेन तो वही है, मास भी वही है, तो ये जो है पहले जितना मतलब पहले कम असर कर रहा था, पहले इससे कम चोट लग रही थी, लेकिन जब जैसी वेलोसिटी बढ़ा दी इससे ज्यादा चोट लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि भाई इसका मोमेंटम बढ़ गया है। मोमेंटम कैसे बढ़ा, वेलोसिटी की वजह से। क्लियर है यहां तक? अब किसी भी बॉडी को जैसे मान लीजिए एक मोमेंटम का ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज पर अगर मैं इतना बड़ा जैसे 5 किलो का कोई भी वेट ले लिया, ठीक है, और उसको ऐसे गिराता हूं, ठीक है, तो उससे कुछ डैमेज मिलेगा हमें, लेकिन वही छोटी चीज लेता हूं लेकिन उसमें स्पीड बहुत तेज देता हूं, तो क्या होगा, वो जो है वो भी उतना ही असर कर सकती है जितना उसने हैवी बॉडी ने किया था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत बड़ा ट्रक है और ट्रक चलता हुआ आ रहा है बहुत स्लो स्पीड से, बहुत स्लो धीरे धीरे करके आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसके सामने कुछ भी चीज रख दी जाए तो क्या होगा, बेकार हो जाएगी बिल्कुल। ठीक, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें से। और वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे गन की बुलेट जो होती है, बुलेट का मास कितना होता है, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसी बहुत छोटी सी होती है वो। ठीक है, वहां वो कई टन में होता है, ये इसकी जो मास होता है इसका जो है बहुत कम होता है, 150 ग्राम 200 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज बढ़ा दी जाती है। तो इसकी स्पीड तेज होने की वजह से ये किसी इंसान की जान भी ले सकती है। ठीक है, देखिए मास तो बहुत कम था उस बुलेट का भी, ठीक है, बुलेट छोटी सी होती है, लेकिन उसको स्पीड से फेंका जाए, गन से स्पीड से निकल के जाती है, तो वो किसी इंसान की जान भी ले सकती है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं एक बड़े ट्रक की, बहुत स्लो स्पीड चलता है, ठीक है, वो भी किसी की जान ले सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो किस तरह से बनेगी, वो वेलोसिटी की वजह से बनेगी। वेलोसिटी, अगर कोई भी चीज अगर धीरे से हम किसी को मारते हैं, जैसे मैं मान लो इस तरह से हम मारते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे से मारा हमने, ठीक है, तो धीरे से मारा तो इतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन इसी को बहुत तेजी से लेकर के आते हैं तो ये बहुत तेजी से लगेगा, मतलब क्योंकि इसमें मास तो वही है, अभी भी वही चीज है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ने से क्या होता है, मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम जो होता है वो कितनी क्वांटिटी है जो मोशन में जा रही है वो हम बताते हैं। ठीक है ना,
तो वो डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। मोमेंटम समझ में आ गया बेटा? तो मोमेंटम की जो यूनिट बनती है, यूनिट क्या होती है, देखिए मास के लिए केजी हो जाएगी, मास के लिए केजी, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? मोमेंटम। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले पता कीजिए इसमें जो है क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, m इज इक्वल टू क्या है 75 kg। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो यही है। अगला जो क्वांटिटी है क्या गिवन है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम ही तो पूछ रहा है यहां पर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जो अभी आपने पढ़ा था यहां पर। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं p से। ठीक है, p इज इक्वल टू mv। ठीक, तो यहां से m कितना है, m है 75 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 150 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मोमेंटम कितना हो गया 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर नहीं है अभी, एक मिनट बेटा, स्लाइड आगे पीछे हो रही होगी, चलिए देखते हैं। तो बेटा अभी इसमें से हट गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से। और मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना उसका मोमेंटम होगा। क्लियर है, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये होता है कि मोमेंटम जो होता है बॉडी का, वो जो है एक तरीके से कंजर्व या कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो बॉडी मूव कर रही हैं। ठीक है, दो बॉडी मूव कर रही हैं, तो देखिए इस तरह से ये दो बॉडी है। ठीक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ठीक है, a और b दो बॉडी है और इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u1 u2 थी। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इनिशियली इसका जो मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी u1 है तो m1 इंटू u1 हो जाएगा, और इसका इनिशियल मोमेंटम m2 प्लस u2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं पूरा एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हमने कंसीडर कर लिया एक पूरा सिस्टम, इसको हमने एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो अगर हमने इसको एक सिस्टम मान लिया है, मैं कलर अलग यूज कर लेता हूं कोई इसे। ठीक है, इसको हमने एक सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम मान लिया तो यहां पर इसका टोटल मोमेंटम जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये क्या हुआ कि यहां पर इनिशियली जो था u1 की वेलोसिटी ज्यादा थी, u2 की वेलोसिटी कम थी। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करें कि स्ट्रेट लाइन में दो कार मूव करके जा रही हैं, कार ए कार बी। ठीक है, अब पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी टकराएगी ये, अगर इसकी स्पीड कम हुई इसकी ज्यादा हुई तो ये तो आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड कम होगी इनिशियली और इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी तभी तो टकराई होंगी, तो यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से इससे टकरा जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कोलिजन हो जाता है, दूसरी सिचुएशन। अब तीसरे में क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग होना है, तो अलग होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी स्पीड ज्यादा हो इसकी स्पीड कम हो जाए, नहीं तो इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी इसकी कम रहेगी, तो ये अलग ही नहीं होंगे। तो बाद में क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो मोमेंटम बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 ये बनेगा। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये भी हमने एक पूरा एक सिस्टम का पार्ट है, मतलब जितना यहाँ पर एक सिस्टम था, यही सिस्टम यहाँ पर टकराया इस तरह से, और ये सिस्टम यहाँ पर ये आ गया। तो मतलब हम ना हर चीज को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इन दो बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो इन दो बॉडी का मोमेंटम जो आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 जो आ रहा था निकल करके,
जो भी क्वांटिटी बन के आती है, मान लीजिए 100 आ रही है, 200 आ रही है, 300 आ रही है, जो भी बन के आती है, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हुआ, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बॉडी का मास तो चेंज नहीं हुआ होगा, मास तो वही रहेगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। इसका मास m1 रहेगा, इसका मास m2 रहेगा। तो मास अगर चेंज नहीं हुआ है तो चेंज कहाँ हुआ होगा, चेंज हुआ होगा इनकी वेलोसिटी में, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर अगर हम ये करेंगे एडिशन, तो बेटा यहाँ पर जितना मोमेंटम यहाँ रहा होगा टोटल दोनों बॉडीज का, उतना ही मोमेंटम यहाँ भी रहेगा। हो सकता है उनकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर पहली वेलोसिटी की जो पहली वाली बॉडी का मास 50 केजी है, 50 केजी है, और वो 2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, ठीक है, प्लस दूसरी वेलोसिटी का मास 100 केजी है, ठीक है, और ये बॉडी 1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। क्लियर है। तो अब यहां पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा टोटल मोमेंटम, 200 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर अगर देखें तो इसका मास कितना रहा, इसका मास था 50, तो टकराने के बाद मान लीजिए इसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस इसका मास कितना रहा 100, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर कर दिया 1.5, ठीक है, 1.5। तो यहां पर देखिएगा, अब एडिशन कीजिए, ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 50, तो बन कितना रहा है, अभी भी 200 ही बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी 200 और यहां पर भी 200, पहले भी 200 बाद में भी 200, ठीक है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम की जो क्वांटिटी है वो उतनी ही आएगी जितनी पहले थी, ठीक है। हो सकता है बाद में स्पीड कम ज्यादा हो जाए, लेकिन मोमेंटम जो है उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है हमेशा, ठीक है। देखिए, तो बिफोर कोलिजन हमारा m1u1 आ गया, यहां पर बिफोर कोलिजन m1u1 m2u2, तो इनको हमने क्या किया, यहां पर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम आ रहा है टोटल बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था, और यहां पर ये m1v1 m2v2 आ जाएगा। तो यहां पर ये निकल के आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमारा हो गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा यहाँ पे याद, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो होगी उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे, ठीक है ना। तो गन रिकॉइलिंग ऑफ गन के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना होता है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो एक पिस्टल से जो है एक 20 ग्राम की बुलेट निकल कर जाती है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। 20 ग्राम उसका वेट है बुलेट का, ठीक है। तो जब हम गन को ऐसे चलाते हैं, फायर करते हैं, तो उसमें जो है बुलेट निकल के जाएगी, तो क्या होता है, जो गन होगी वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ रिकॉइल करेगी ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। देखिए बेटा ये कैसे करेक्ट है, ये देखिए अगर कोई गन है, ठीक है ना, गन से बुलेट इस तरफ निकल के जाती है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी है कुछ, ठीक है, लेकिन जो गन होगी वो इस तरफ रिकॉइल करेगी, इस तरफ रिकॉइल करेगी। तो यहाँ पर बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी होगा,
और यहाँ पर गन का मास इंटू वेलोसिटी होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी जो है कम रहेगी। देखिए दोनों तरफ हमारा क्या है, इक्वल मोमेंटम आना चाहिए, इसका भी मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो गन का मास, गन की बुलेट का मास और उसकी वेलोसिटी, ठीक है, और इधर गन का मास और उसकी, देखिए यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूं एक बार। एक तरफ एक काम करिए, मास ऑफ गन कितना है 2 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है। क्लियर है? इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, 20 ग्राम दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड कर लो, इनटू वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी, और ये गन का मास और गन की वेलोसिटी। इस तरह से आप लोगों को लगा देना है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है, और यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किसकी वेलोसिटी होगी, ये होगी पिस्टल की वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगी। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं है, तो देखिए एक काम करिए, देखिए मैं चेक करने के लिए बता देता हूं आप लोग को। यहां पर देखिए 2 kg था इसका मास और इसकी वेलोसिटी कितनी आई 1.5, तो 2 kg मास 1.5, तो कितना हो गया ये बताइए, 3 kg मीटर पर सेकेंड। किसका हो गया ये, गन के लिए। अगर हम बात करेंगे बुलेट के लिए, तो बुलेट का जो था ये मास कितना था 20 ग्राम, तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 kg में कन्वर्ट हो गया, इनटू कितना 150। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 कैंसिल, ठीक है, और यहां पर देखिएगा कितना आ रहा है 30 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 10 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों मोमेंटम इक्वल आ, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहीं तक करना है, वो समझाने के लिए किया मैंने ऐसा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एक तरफ जो है मास ऑफ गन और उसकी वेलोसिटी लेनी है, दूसरी तरफ मास ऑफ बुलेट और उसकी वेलोसिटी लेनी है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक अपनी अनेबिलिटी होती है। अनेबिलिटी मतलब कि जो कि अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो एक तरीके से वो अपने आप से किसी भी चीज को नहीं कर सकती, अपने आप को हिला नहीं सकती, अब कहीं लेके नहीं जा सकती, तो उसकी अनेबिलिटी है। ठीक है, अपने आप से वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये बुक है, तो ये बुक जो है अगर हम कहें इसको कहीं रख देते तो ये अपने आप से कहीं चल करके नहीं जा सकती है। ठीक है, चल करके नहीं, जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इनर्शिया। ठीक है, और अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन में जा रही है, तो वो अपने आप से नहीं रुक पाएगी। ठीक है, अपने आप से रुकेगी नहीं, वो जो है उसी स्टेट में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग करके रोके ना उसे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अब आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से फैन को चलाते हैं, ठीक है, और फैन लगातार रोटेट कर रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, फैन तो अपनी कंडीशन उस स्टेट में नहीं रहता है जैसे स्टेट में वो मूव कर रहा था, जैसे मोशन कर रहा था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बॉडी रुक जाती है। अब जैसे मान ली कोई भी गाड़ी चलती है ना, अब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में भी हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल डालते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे गाड़ी भी लगातार चलती नहीं चली जाती, वो भी रुक जाती है, तो बेटा उसमें भी एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है। तो जब बॉडी रुक जाती है तो वहां पर कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा है, इस वजह से वो रुक रही है, नहीं तो अदरवाइज वो चलती चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई फोर्स रोकने वाला नहीं हो तो वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और कोई बॉडी अगर रुकी हुई है, अगर उसको कोई फोर्स न लगाए तो वो मूव नहीं करेगी। तो मतलब किसी भी तरीके से किसी ने बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही होगा, तभी वो जो है मूव या स्टॉप हो रही है। क्लियर है? जैसे
हमारी अर्थ लगातार रोटेट करती रहती है, ठीक है। अब अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ को कोई रोकने वाला नहीं है बाहर से, तो इसलिए ये लगातार इस तरह से रोटेट करती चली है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर हमें किसी भी तरीके से बाहर से इसे रोकने का तरीका मिल जाता है, कहीं कहीं स्पेस ही नहीं है, कहाँ से रोकोगे इसे? कोई जगह है जहां पर खड़े होकर रोकोगे? कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी मूव करती चली जा रही है, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब भी बॉडी अपने आप मूव कर रही है, ठीक है, अपने आप मूव कर रही है, तो अपने आप से नहीं रुक पाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जो बॉडी का इनर्शिया होता है, इनर्शिया को हम मेजर करते हैं किससे? इनर्शिया को मेजर करते हैं हम लोग उसके मास से। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी बॉडी का इनर्शिया हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं कि जैसे अगर एक पत्थर है, मान लीजिए एक पहाड़ पे रखा हुआ एक पत्थर है और तुम उसको हिलाना चाहते हो। अब उसको हिलाने के लिए पहले तो वो हिलेगा ही नहीं। मान लीजिए बहुत कई टन का पत्थर है, वो हिलेगा नहीं, तुम उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हिल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर उसका जो इनर्शिया है वो उसको हटने नहीं दे रहा वहां से, ठीक है ना। इनर्शिया की वजह से नहीं हट रहा है वो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके से उसको हटा दिया, अब एक बार वो अगर मोशन में आया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अब वो मोशन में आ चुका है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, तो वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। तो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है, जिस स्टेट में पड़ा हुआ है वो इसी स्टेट में रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हैवियर बॉडी होती है उनका इनर्शिया ज्यादा होता है कंपेयर करते हैं लाइटर बॉडी से, तो ठीक है, लाइटर बॉडी का इनर्शिया कम होगा, ठीक है। जैसे कोई भी बॉडी होती है, जैसे अगर वो मूव कर रही है, तो मान लीजिए एक ट्रक है एक ट्रक है, मूव करता हुआ चला जा रहा है, तो उस पर जो है हैवी ब्रेक लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर एक बार वो मोशन में आ जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, ठीक है ना। अगर कोई हल्की बॉडी है, साइकिल है, साइकिल को हम चलाते हैं तो उसमें छोटी ब्रेक भी काम कर जाती है, क्योंकि हमें पता है कि उसका इतना मास नहीं है, उसका इनर्शिया इतना नहीं बन पाएगा मोशन में आएगी तो, ठीक है। उसको हम लोग वहां से रोक पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को नहीं चेंज करना चाहती है, वो चाहे रेस्ट का हो चाहे वो मोशन का हो। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले चुके हैं हम लोग। कोई भी हैवी बॉडी को हम मूव नहीं करा सकते आसानी से, अगर मूव करा दिए तो रोक नहीं सकते। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में वही है, कोई भी बॉडी अगर है ज्यादा हैवी बॉडी है तो वो रेस्ट में रहती है, तो उसको मूव कराने की कोशिश की जाए तो मूव नहीं करेगी, ठीक है, जब तक कि हम उसको इनर्शियल फोर्स से, जो भी उसका इनर्शियल फोर्स है जिसकी वजह से रुकी हुई है, उससे ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक वो मूव नहीं करेगी। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, चलती हुई बॉडी को हम नहीं रोक सकते। अगर मैं कहूँ तुमसे कि एक ट्रेन मूव करती हुई आ रही है, उसे रोक करके दिखाओ, रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाओगे, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। और मास ज्यादा होने के साथ साथ उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास से मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी का, ठीक है। इसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे तुम अगर किसी बस में जा रहे हो, अब बस में जाते वक्त जब भी टर्न होती है वो, ठीक है, बस इस तरह टर्न हुई तो तुम्हारा जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन थी वो स्ट्रेट जा रहे थे, तुम उसी डायरेक्शन में चले जाते हो, ठीक है। होता है, कभी कभी देखा होगा तुमने, जब गाड़ी टर्न होती है तो हम उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? वो भी इनर्शिया, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी एक डायरेक्शन में जाना चाहती है, स्ट्रेट चलना चाहती है, ठीक है, स्ट्रेट जाना चाह रही है आगे चल रही है, लेकिन वो टर्न हुई तो हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया, हमारी बॉडी का मास का बॉडी का कुछ मास है तो उसका कुछ इनर्शिया बन गया था, ठीक है, मोशन में आते ही। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ जो है इसके टाइप्स थे। इसके बाद आता है गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कुछ फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी इन्होंने। जैसे इन्होंने कहा था कि अगर किसी बॉडी को चलने के लिए चलती चली जा रही है, ठीक है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम ना करे, किसी भी तरह का एक्सटर्नल कोई फोर्स काम ना करे, अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही चलती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है फिर, ठीक है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है, तो जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी फिर वो किसी भी मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तरीके से किसी बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में आना है या रेस्ट में आना है, उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर फोर्स नहीं होगा तो बॉडी जो है अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि उसका एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया आपने बताया, इनर्शिया उसकी अनेबिलिटी होती है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, बाहर से ही एक्सटर्नली फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं गैलीलियो गैलीली की जो थ्योरी थी वो सिर्फ ये बताती है कि
अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, जैसे अगर हम अर्थ पर भी कोई बॉडी फेंकते हैं, ठीक है, अगर उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड ना किया जाए, ठीक है, सरफेस जो होता है रफ ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, उसका फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो, तो बॉडी मूव ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्लियर है? तो ये थ्योरी थी गैलीलियो की, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी अर्थ पर बहुत सारे फोर्सेस प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो मूव करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद चलने के बाद रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि वहां पर जो है सरफेस की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हमारे मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इस वजह से बॉडी रुक जाती है। तो गैलीलियो की जो बात थी यहाँ पर, ये पूरी तरह से सही थी। पूरी तरह से सही थी। क्यों सही थी? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो बॉडी मूव करती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फ्रिक्शनलेस पाथ और नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो वो बॉडी क्या होगी? ऑब्जेक्ट वुड मूविंग फॉर एवर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा अगर फ्रिक्शनलेस पाथ हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आप जानते हैं, दो सरफेस के बीच में इस तरह से घिसाव जो होता है, ठीक है ना, बॉडी मूव करती जा रही है, इस तरह घिसती चली जाएगी तो क्या होगा? वो बॉडी एक टाइम पर चलते चलते रुक जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आए न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने क्या किया? जो गैलीलियो गैलीली ने जो भी बताया था फोर्स के बारे में, उन्होंने उनके लॉ को जो भी बताया था उसको स्टडी किया, ठीक है। और स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने 3 लॉ दिए, ठीक है, जो कि फोर्स को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे थे, ठीक है ना, फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर फोर्स के 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो ये डिफाइन कर रहा था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखिए वो बताने को तो एक ही स्टेप में बता सकते थे, एक ही थ्योरी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तीन में क्यों डिवाइड किया? उसका रीजन है, पहला उन्होंने पहले डिफाइन किया कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं, क्वालिटेटिव लॉ, ठीक है, जहां पर डिफाइन किया व्हाट इज फोर्स, ठीक है। दूसरा जो होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, हाउ मच, कितना फोर्स लगा, ठीक है ना। फोर्स को हम कह रहे हैं 1 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन लगा, तो ये होता कितना है, ठीक है, 2 न्यूटन। इसको प्रैक्टिकली हम डिफाइन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह समझेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने दूसरा लॉ दिया जिसमें कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तीसरा है हमारा थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम समझते हैं कि फोर्स कैसे काम करता है। पहला फोर्स क्या होता है, दूसरा लॉ बताता है कितना होता है, तीसरा होता है कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कैसे दिया? गैलीलियो गैलीली की जो भी थ्योरी दी थी उसको स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने 3 लॉ बता दिए। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या डिफाइन करता है? देखिए फर्स्ट लॉ हमारा जो है वो डिफाइन करता है कि अगर किसी बॉडी को ऐसे रख दिया जाए, ठीक है ना, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में रख दिया जाए, तो वो अपने मोशन को अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है उसको खुद से चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया की वजह से वो अपनी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, वो अपनी पोजीशन में ही बना रहेगा जिसमें भी है, ठीक है। तो हम जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो बॉडी अपने उसी मोशन में उसी स्टेट में बनी रहती है, ठीक है। अगर मैं ये पेन यहाँ पर रख करके जाता हूँ, अगर इस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स काम नहीं किया तो 10 साल बाद भी ये पेन मुझे यहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुम कहोगे यहाँ नहीं मिलेगा तो बेटा उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान ली हवा आ गई, हवा से उड़ गया, हवा से उड़ा मतलब कि वो उस पर एक फोर्स काम किया था, ठीक है, हवा से भी एक फोर्स ही लगा था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी और चीज अगर इससे टकरा गई या कुछ इसके ऊपर गिर गया, तब भी कुछ गिरा हुआ तो उससे फोर्स का इंपैक्ट हुआ है, इस वजह से इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो फोर्स जब तक नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी इसके ऊपर वर्क नहीं किया, कोई भी फोर्स नहीं आया, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं आया, तो बॉडी मुझे वही मिलेगी उसी स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक बॉडी अपने स्टेट में ही रहती है, चाहे वो रेस्ट का स्टेट हो चाहे मोशन का हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोर्स, ठीक है ना। फोर्स की वजह से बॉडी मूव करती है, विदाउट फोर्स बॉडी मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी क्या, इनर्शिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इसको हम गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ हमें इतना पता चला जो कि गैलीलियो ने बताया था कि बॉडी अपने आप से किसी भी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। क्लियर है। अब अगला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, कितने रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसको हम फोर्स कहेंगे, क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसका मास m है, अगर कोई बॉडी है उसका मास m है, ठीक है, तो वो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये पहला एक मोमेंटम हो गया। तो अगर हम बात करें, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा और फ्रिक्शनलेस पाथ है, अज्यूम कर लीजिए फ्रिक्शनलेस पाथ है और कोई फोर्स नहीं लगा, तो कोई भी अगर फोर्स नहीं लगा है तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी, जो पहले वेलोसिटी थी उसी से मूव करती रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ फोर्स लग गया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? पहले 10 मीटर पर, क्योंकि भाई मास में चेंज तो नहीं आने वाला है, चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में। तो पहले u थी, बाद में बढ़कर के क्या हो गई v, ठीक है, मान ली पहले 5 थी अब 10 हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया, तो वेलोसिटी में चेंज आया तो यहाँ पर मोमेंटम में चेंज आएगा या नहीं आएगा? मोमेंटम में चेंज आएगा। तो ये रेट ऑफ चेंज और कितने टाइम में आया, कितने टाइम में आया है ये चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? mv माइनस mu अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, ठीक है, और कितने टाइम में हो गया, इसको हम फोर्स कहेंगे। कितना फोर्स लगा होगा उस पर, कोई बॉडी मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप से तो उसके अंदर मोमेंटम चेंज नहीं हो जाएगा, किसी बॉडी ने उसको फोर्स किया होगा, या कम हुआ है तब भी उसको पुल किया होगा, और ज्यादा हुआ है तो उसको पुश किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में मोमेंटम चेंज किसकी वजह से होता है? वेलोसिटी की वजह से। और वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होती है? फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, कितने टाइम में, उसको हम फोर्स कहेंगे। क्लियर है। तो यहां से याद रखिएगा, जो फोर्स होता है उसको हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, इस तरह डिफाइन करेंगे। कभी भी हम लोग यहाँ पर जो आगे सॉल्व होकर के आता है, देखिए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, mv माइनस mu। अब यहाँ से m को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर v माइनस u अपॉन टी आ गया, और v माइनस u अपॉन टी आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जाके देखिएगा, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल साइन को उठाने के लिए k आ गया, ठीक है ना, और k की वैल्यू 1 है, और ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पर कभी कभार पूछा जाता है सेकंड लॉ बच्चे बता देते हैं इसमें, ये सेकंड लॉ इज इक्वल टू, सेकंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा इस तरह से आप लोगों को कभी भी डिफाइन नहीं करना है, कभी नहीं बोलना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपको यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखवाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इस तरह से आप कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लीजिएगा, इसको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखिएगा फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अ बॉल ऑफ 6 kg, बॉल मास दिया हुआ है 6 kg, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें फोर्स निकालना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर मास कितना है, मास है 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, 24 क्या हो जाएगा, देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 24 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 24 न्यूटन। बेटा और यूनिट और भी दूसरी यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या होगी देखिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
हम इस यूनिट का भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन की बजाय हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन लिखे या ये लिखे, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन मास 3 kg। तो देखिए यहां पर क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखिए फोर्स गिवन है यहाँ पर, फोर्स कितना है 12 न्यूटन और मास कितना है 3 kg, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है हमारा 12 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो इसको इधर ले जाइए, तो 12/3 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट रेस्ट से हो रही है, तो यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है एफ कैलकुलेट करना है, और मास दिया हुआ है यहां पर, मास नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट to a car velocity of 30 meter per second in 10 seconds, start from rest। तो बेटा यहां पर हम लोग जो है अगर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएं, तो v की वैल्यू कितनी है 30, u कितना है 0 प्लस a और t कितना है 10 सेकेंड। तो यहां से देखिएगा 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 10a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बेटा यहां पर मास गिवन नहीं है, या तो कहीं छूट गया है कुछ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, यहां पर गिवन मान लीजिए मास इज इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर 500 kg, ठीक है। 500 kg मास गिवन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई है, मास गिवन होगा तुम्हें, ठीक है, एग्जाम में मास दिया जाएगा, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी अज्यूम यहाँ पर इसलिए कर लिया ताकि हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो 500 मान लो जो भी दे रखा हुआ उसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब फोर्स निकालोगे तो क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास हमने 500 मान लिया, और जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आप लोगों को लगा देना है, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। क्लियर हुआ बेटा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकंड लॉ डिस्कस कर लिया, फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताता है, वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि ये फोर्स हमें एक्शन रिएक्शन, मतलब जैसे जिस बॉडी पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी हमें अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी दीवार को ऐसे धक्का मार रहा हूँ, मतलब इसको लगा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना इजिली ये मूव कर जाएगी, ठीक है ना। तो अपने आप को अपोज करने के लिए कुछ फोर्स लगा रही होगी जिस वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही फोर्स मेरा इससे ज्यादा होगा, इस दीवार से ज्यादा होगा, वैसे ही ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो किसी बॉडी को हम मूव कराते हैं तो वो स्टार्टिंग में क्या करती है, एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, जब वो उसके रिएक्शन फोर्स से हमारा फोर्स ज्यादा हो जाता है तब वो बॉडी आगे की तरफ मूव कर पाती है। क्लियर है। इस तरह से मैं इसको फोर्स करूंगा तो क्या होगा, ये बॉडी इस तरह से इजिली आगे नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मुझे एक
एक रिएक्शन फोर्स दे रही है, ठीक है। जैसे हम चलते हैं, चलते वक्त क्या होता है कि हमें अर्थ से एक रिएक्शन फोर्स मिलता है जिस वजह से हम चल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं आप लोग एक काम करिए कि एक पूल में जाइए, स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में पानी भरा रहता है, आप उस पर चल करके दिखाइए, पानी पे चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। जैसे ही पैर रखोगे क्या होगा? पैर तुम्हारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या था, वो फोर्स की जो वाटर है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे पैर को एक रिएक्शन दे पाए, रिएक्शन फोर्स दे पाए जिसकी वजह से तुम्हारा पैर रुका रहे उस पे। तो अर्थ के अंदर इतनी पावर है कि वो तुम्हें रोक पाती है, ठीक है ना। तो उससे हमें रिएक्शन फोर्स मिलता है जिसकी वजह से हम वहां पर पैर को जब रखते हैं तो वो जो है उसको रोक लेती है, और जिस वजह से हम इसको रोक करके हम आगे बढ़ा देते हैं अगला पैर। और दूसरी बात, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। कैसे? मान लीजिए अगर मेरा पैर है यहाँ पर, अगर एक जगह ना टिका रहे, अगर वो स्लिप होने लगे तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा पैर जो होता है वो लॉक हो जाता है पूरी तरह से, फिर ये रुका हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स भी मिला है जो उसको रोक रहा है, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला पैर बढ़ाते हैं, फिर इस पैर को हम यहाँ पर रोकते हैं, तो यहाँ पर फिर से रिएक्शन फोर्स मिलता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन फोर्स समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से कहा जाए हवा में चल के दिखाइए, तो हवा में अंदर इतनी डेंसिटी नहीं जिस वजह से वो तुम्हें रोक पाए, ठीक है। तो जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि अर्थ है, ठीक है, तो वहां पर वो आराम से हमें रिएक्शन फोर्स दे पाती है। क्लियर है कि नहीं है? तो एक तरीके से कह सकते हैं कोई बॉडी हमें रिएक्शन फोर्स तब दे पाएगी उसकी डेंसिटी हमारी डेंसिटी से या तो ज्यादा हो या इक्वल से ज्यादा होनी चाहिए, हमारी इक्वल नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमसे कम है डेंसिटी, ठीक है, तो हम वहां पर उससे रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे समझेंगे, जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इस चीज को, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो हमारा थर्ड लॉ है उसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड लॉ पहले नहीं था, अब न्यूटन ने जो थ्योरी लिख करके दे दी उसी को डिफाइन कर दिया। लॉ पहले भी लगते थे लेकिन उसको उन्होंने लिख दिया वर्ड्स में, ठीक है ना, उन्होंने समझा दिया कैसे काम कर रहा है। तो काम कैसे कर रहा है यहाँ पर, उससे हमें रिएक्शन फोर्स मिल रहा है अर्थ से, ठीक है। वो रिएक्शन फोर्स हमें किसी भी हल्की चीज से नहीं मिल पाएगा, हवा से नहीं मिल पाएगा, पानी से नहीं मिल पाएगा, और कोई हल्की चीज होगी उस पर भी नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग चल पाते हैं इसकी वजह से, गन रिकॉइल करती है, जिसका हमने गन रिकॉइल कैसे करती है, जैसे एक्शन होता है, जैसे बुलेट निकल के जाती है इस तरफ, गन रिकॉइल करती है पीछे की तरफ, तो एक्शन रिएक्शन होता है, और यहाँ पर मोमेंटम को भी कंजर्व रखा जाता है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर इस थर्ड लॉ को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा था ना, ये तीनों लॉ लिखे थे हमने, तो इस जगह पर बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा। अब तीसरा है रोइंग ऑफ बोट, ठीक है। रोइंग ऑफ बोट मतलब जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे इस तरह पीछे की तरफ इस तरह से करते हैं पीछे की तरफ, और हमारी बोट आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे ये भी एक्शन रिएक्शन ही है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हमने समराइज करें इसको, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए पहले हमने फोर्स के बारे में समझा था, ठीक है। फिर इसके टाइप्स थे, टाइप्स क्या थे बताइए? बैलेंस, अनबैलेंस, ठीक है बेटा, ये हमारे टॉपिक कवर हो गए। आप देखते जाइए, अपने एनसीईआरटी लगा सकते हो, सारे टॉपिक कवर किए हमने, ठीक है। टाइप्स हो गए, अनबैलेंस, बैलेंस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था? इनर्शिया, और इसके अगले टाइप्स ऑफ इनर्शिया, और इसमें क्या थे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ा था हमने। अगला न्यूटन, ये गैलीली पढ़ा था, गैलीली का लॉ पढ़ा था। अगला न्यूटन्स लॉ पढ़े हमने, न्यूटन्स लॉ पढ़े थे।
इसमें क्या थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और थर्ड लॉ। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर के, ठीक है ना। तो ये सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं 1 by 1। और बेटा इसमें से जो न्यूमेरिकल है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें गन रिकॉइलिंग वाले क्वेश्चन जो है, गन रिकॉइल, ठीक है। अगर जो भी नहीं आ रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, गन रिकॉइलिंग वाले क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें सेकंड लॉ पर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को एक बार कर लेना ट्राई, ठीक है ना, नहीं आते तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, जो भी नहीं आया है तो मैं उसको जो है सेपरेटली आप लोग के लिए अलग वीडियो बना के भी उसे बता सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग मुझे न्यूमेरिकल के बारे में जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको लग रहा है कि टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर करना है हम लोग को, तो उसको इन डिटेल भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।